ऑटम लेन मैक्लेयोर एक 16 वर्षीय किशोरी थी जो अपनी दादी के साथ फ्लोरिडा के ऑरमोंट बीच में रहती थी। वह मैनलैंड हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। 10 मई 2004 को ऑटम की दादी ने शेरिफ के दफ्तर में उसके लापता होने की खबर दी क्योंकि वह उस दिन घर वापस नहीं आई थी। ऑटम को आखिरी बार उसके प्रेमी के साथ देखा गया था। पुलिस ने प्रेमी से पूछताछ की, जिसने बताया कि उसने ऑटम को वोलुसिया मॉल में छोड़ा था और उसके बाद से उसे नहीं देखा था। लापता किशोरी की खोज शुरू की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कुछ समय बाद ऑटम की दादी ने जासूसों को बताया कि ऑटम ने उसे एक अलग क्षेत्र कोड से फ़ोन किया था और उसे ऑटम के कुछ पत्र मिले थे जो मेलबर्न, फ्लोरिडा से पोस्टमार्क किए गए थे, जिसमें दावा किया गया था कि वह ठीक है और जब वह 18 वर्ष की हो जाएगी तो घर वापस आ जाएगी। मामला शांत हो गया, लेकिन कुछ समय बाद जासूसों को सूचना मिली कि ऑटम 2 लोगों, ब्रायन डॉनली और जेसिका फ्रीमैन के साथ एक घर में रह रही थी। जब जासूस उस जोड़े के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ऑटम उनके साथ कुछ दिनों के लिए रही थी और फिर चली गई। उन्होंने कहा कि वे एटम के विन-डिक्सी सुपरमार्केट में सहकर्मी थे। उन्होंने जासूसों को बताया कि एटम का उसकी दादी के साथ नहीं बनती थी और उन्होंने उसे अपने ट्रेलर में कुछ दिनों के लिए रहने दिया था, लेकिन उसके बारे में और कुछ नहीं जानते थे। तब से मामला ठंडा पड़ गया। हालांकि जासूसों ने काम करना जारी रखा, परिवार के सदस्यों से डीएनए एकत्रित किया और उसे लापता बच्चों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस में दर्ज किया। मामला तब तक ठंडा रहा जब तक कि 12 साल बाद जासूसों ने फिर से प्रेमी से संपर्क किया। इस बार ऑटम के प्रेमी ने दावा किया कि उसने उनसे वोलुसिया मॉल में उसे छोड़ने के बारे में झूठ बोला था। उसने कहा कि उसने वास्तव में उसे सी ब्रिज पर छोड़ा था, जहां वह फिर से जेसिका फ्रीमैन जासूसों के साथ एक कार में बैठी थी। जेसिका, जो अब नेवाड़ा में रह रही थी, उसने दावा किया कि उसे ऑटम के लापता होने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जासूसों को एक सूचना देने वाले ने पुलिस को बताया कि फ्रीमैन और डॉनेली दोनों ऑटम के गायब होने में शामिल थे। पुलिस ने फ्रीमैन से फिर से पूछताछ की, जिन्होंने इस बार सवालों का जवाब देने के बदले में इम्यूनिटी की मांग की। फ्रीमैन ने जासूसों से कहा कि उसने ऑटम के साथ काम किया था और उसे और डॉनेली ने उसे अपने ट्रेलर में रहने दिया था। फ्रीमैन ने कहा कि वह उस जोड़े के साथ एक यौन संबंध में थी। फ्रीमैन ने जांचकर्ताओं से कहा कि एक दिन जब वह घर आई तो उसने डॉनेली को बाथरूम में ऑटम का गला घोंटते हुए देखा। उसे याद है कि वह ऑटम को बचा नहीं पाई थी और उसने ट्रेलर छोड़ दिया था जहां तीनों रहते थे। जब वह 2 हफ्ते बाद वापस आई और ऑटम के हुए क्या था ये पूछा, डोनेली ने कथित तौर पर उसे चुप रहने को कहा, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। वर्षों तक डोनेली ने फ्रीमैन को बार बार बताया कि कैसे उसने उद्धरण ऑटम को काट दिया था और उसे दफना दिया था। उसने कहा कि उसे ये नहीं पता था कि डोनेली ने उसके शरीर को कहाँ दफनाया था, लेकिन देर से 2023 में फ्रीमैन ने अधिकारियों को बताया कि वह मानती हैं कि ऑटम का शरीर ट्रेलर के नीचे दफनाया गया था। चूंकि डोनेली ने उस स्थान पर नई कंक्रीट डालने के तथ्य पर संतोष व्यक्त किया था, जमीन भेदने वाली रडार का उपयोग करते हुए अधिकारियों ने सतह की खोज की। उन्होंने आसपास की मिट्टी की तुलना में अलग घनत्व वाले स्थान पाए। इसके बाद अधिकारियों ने संपत्ति पर ट्रेलर के नए मालिक के साथ मिलकर अवशेषों की खुदाई की। 2024 के फरवरी में अधिकारियों ने जो कहा वह 99.9% ऑटम के अवशेष पाए गए। इन्हें उसकी पहचान पुष्टि करने के लिए चिकित्सा परीक्षक के पास ले जाया गया। फिर भी ऑटम के अवशेष अंत में पाए गए थे। डोनेली पर आरोप नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि वह 2022 में मर चुका था। 1974 मई में कनेक्टिकट राज्य पुलिस को लेडयार्ड सिटी में शुहविल रोड पर एक घर में हुए 2 हत्याओं के बारे में एक टिप मिली। जांचकर्ताओं ने घर और आसपास के क्षेत्र की खोजबीन की। उन्होंने जल्द ही घर के पीछे कई 100 फीट 2 उथली कब्रों में एक आदमी और एक महिला के सड़े हुए शरीर पाए। बाद में पता चला कि आदमी को सजायाफ्ता सीरियल बैंक डकैती के अपराधी गुस्तावो ली कार्मिकल के रूप में पहचाना गया, जो हिरासत से भाग गया था। उसने देश भर में कई बैंक डकैतियां की थीं और 1970 में उसे न्यू जर्सी के एक बैंक से $60,000 की चोरी के लिए पकड़ा गया था। इसके अलावा उसके जीवन भर में उसे चोरी, अपहरण, बलात्कार की कोशिश, भव्य चोरी, हमला और बैटरी और सशस्त्र डकैती के लिए विभिन्न अपराधों के लिए सज़ा मिली थी। हालांकि 1970 के अक्टूबर में मैसाचुसेट्स की जेल से हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट में एक फेडरल कोर्ट में उनके स्थानांतरण के दौरान
वह और एक अन्य कैदी हिरासत से भागने में सफल हो गए, जिससे FBI को उसकी गिरफ्तारी के लिए एक फेडरल वारंट जारी करने पर मजबूर किया गया। भागते समय वह आखिरकार एक महिला से मिले और वे डक और लॉरेंस टाहल के नाम से जाने जाने लगे। वे रिचर्ड डी फ्रीटास और डोनाल्ड ब्रांड के घर पर रह रहे थे, जो बैंक डकैत थे। डी फ्रेटर्स और ब्रांड के पास कई सुरक्षित घर थे, जिनका इस्तेमाल कानून प्रवर्तन से बचकर भागने वाले फरारियों को शरण देने के लिए किया जाता था। फिर भी महिला लॉरेंस टाहल ने डी फ्रीटास की पत्नी को बताया कि वह जिस जीवन शैली का नेतृत्व कर रही थी उससे डर रही थी। जब डी फ्रेट्स को उसके डर के बारे में पता चला, उसने ब्रांड को बताया और उन्होंने कारमाइकल और उस महिला को खत्म करने का फैसला किया। उसे डर था कि उसके पकड़े जाने से उनके गैर कानूनी कामों का पर्दाफाश हो सकता है। कारमाइकल के संभावित हस्तक्षेप के बिना सिर्फ महिला को खत्म करने की मानी जा रही कठिनाई को देखते हुए उन्होंने कारमाइकल की भी हत्या करने का निर्णय लिया। जांचकर्ताओं का मानना था कि कारमाइकल और उस महिला की हत्या 31 दिसंबर 1970 को की गई थी, जो उन्हें मिलने से 4 साल पहले था। डी फ्रेट्स एंड ब्रांड ने कारमाइकल और उस महिला को घातक रूप से गोली मार दी, फिर उनके शवों को फेंक दिया, जो 3 से अधिक वर्षों तक अनखोजी रहे। रिचर्ड डी फ्रेटास और डोनाल्ड ब्रांड को अंततः हत्याओं का दोषी पाया गया और तब से वे मर चुके हैं। हालांकि उस आदमी की पहचान हो गई थी जिस महिला को गोली मारी गई थी। उसका कभी नाम नहीं दिया गया, क्योंकि उसने एक ऐसा उपनाम इस्तेमाल किया था जिसे कभी सत्यापित नहीं किया गया था। लॉरेंस टाहल के नाम से जाने जाने से पहले वह कॉनी और सैम के नामों का इस्तेमाल करती थी। सैंडी और वह 1964 की हरी ओल्ड्स मोबाइल में घूमते थे, जिसके नंबर प्लेट मैसाचुसेट्स या मेन के हो सकते हैं। कार अंततः हार्टफोर्ड में फेंकी गई पाई गई थी, जिसके लाइसेंस प्लेट पर एक मुख्य पंजीकरण स्टिकर था। वह तथाकथित दादी बूट्स की पहनने वाली थी। उसने एक पेंडेंट और विभिन्न अंगूठियां भी पहन रखी थीं। राज्य पुलिस के अनुसार उसके पास एक कक्षा की अंगूठी थी जिस पर JHSN लिखा था और साथ में ILNN शुरुआती अक्षरों के साथ, और वर्ष 1917 था। लोरेन की गुड़िया 50 वर्षों तक पहचानी नहीं जा सकी। उसका मामला 2011 में नेशनल मिसिंग और अनआइडेंटिफाइड पर्सन सिस्टम में और 2012 में CODIS में दर्ज किया गया था, लेकिन वह पहचानी नहीं गई। फिर 2022 में DNA नमूने और थर्म लैब्स को भेजे गए और वे पीड़ित की DNA प्रोफाइल बनाने में सफल हुए। 2024 के जनवरी में प्रोफाइल ने पीड़ित की बहन के साथ एक संबंध खोजने में मदद की। उन्हें यह भी पता चला कि पीड़ित की एक बेटी थी और उसने DNA नमूने दिए। जल्द ही लॉरेन की गुड़िया को लिंडा सू चिल्डर्स के रूप में पहचाना गया। चाइल्डर्स का जन्म 4 सितंबर 1946 को हुआ था और मूल रूप से लुईविल, केंटकी से थी। उसकी बहन और बेटी को उसकी पहचान की सूचना दी गई और मामला 50 से अधिक वर्षों के बाद हल माना गया। केलियन वर्कमैन डगलस काउंटी, मिसूरी में अपने माता पिता के साथ रहने वाली 24 वर्षीय महिला थी। वह शांत, स्वतंत्र और दृढ़ निश्चयी के रूप में वर्णित है। वह डेयरी फार्मर्स की बेटी थी और अक्सर फार्म पर मदद करती थी। अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए वह लॉन की देखभाल और रखरखाव सेवाएं प्रदान करती थीं। अक्सर डॉगवुड क्षेत्र में लोगों के लिए घर और यार्ड का काम पूरा करती थीं। 30 जून 1979 में कैली डॉगवुड कब्रिस्तान में घास काट रही थी, जो कि प्लेजेंट सदर्न बैप्टिस्ट चर्च के पास था। केली अपने काम के प्रति सजग थी। कब्रों की पंक्तियों के साथ घास काटते समय विशेष ध्यान देती थी और फिर ट्रिमर्स का इस्तेमाल करके व्यक्तिगत पट्टियों को काटती थी। प्रत्येक मार्कर के आसपास से व्यक्तिगत आवारा ब्लेड को काटने के लिए ट्रिमर का उपयोग करने से पहले पत्थर। उसने अपना काम शाम 3 बजे शुरू किया और शाम 5 बजे बारिश शुरू हुई। इसलिए केली बछड़े को खिलाने के लिए घर चली गई, जबकि उसके माता पिता ने अपने किराए पर ले गए सीमोर फार्म में गायों को दूध दिया। जब 5:40 बजे बारिश बंद हो गई तो केली कब्रिस्तान में वापस आ गई थी। उसके चाचा ने उसे काटते देखा जब वह डगलस काउंटी में मिसौरी 14 पर लॉट से गुजरता था। यह आखिरी बार था जब केली को जिंदा देखा गया था। 20 मिनट बाद काम का आधा से भी कम समय पूरा हो गया और ऐसा लगता है कि केली ने कब्रिस्तान के बगल में घास मशीन छोड़ दिया और कब्रिस्तान से गायब हो गया। जब वह रात में रात के खाने के लिए घर लौटने में विफल रही तो उसके माता पिता चिंतित हो गए और पुलिस को उसके लापता होने की सूचना दी। हालांकि पुलिस ने उसके माता पिता से इंतज़ार करने को कहा, क्योंकि उन्होंने सुझाव दिया कि केली भाग गई हो सकती है। उसके माता पिता ने कड़ी असहमति व्यक्त की, क्योंकि केली विश्वसनीय थी और उसका काम अधूरा नहीं छोड़ेगी।
न ही वह अपने उपकरण बस कब्रिस्तान में बैठे रहेंगे। उसके माता पिता और दोस्तों ने अपनी खुद की खोज का आयोजन किया और जल्द ही यह सुझाव देने के बावजूद कि केली भाग गया था, पुलिस ने डगलस और उसके आसपास अपनी खुद की देशव्यापी खोज शुरू की। केली की 1996 की ओल्ड्समोबिल जल्द ही चर्च में पाई गई, जो कई दिनों तक इग्निशन में अपनी चाबी के साथ कब्रिस्तान की पार्किंग से जुड़ी हुई थी। खोज में सैकड़ों स्वयंसेवक शामिल थे, साथ ही ट्रैकिंग कुत्तों और हेलीकॉप्टर भेजे गए, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में घूमता है कुछ नहीं मिला। फिर 7 दिन बाद 7 जुलाई को पास के क्रिश्चियन काउंटी में एक किसान और उसके बेटे ने कमर से नीचे पानी में डूबे हुए केली के अवशेषों को ठोकर खाया। उसका शव 10 मील दूर से मिला, जहां से वह गायब हो गया। वह पूरी तरह से कपड़े पहने पाए गए, लेकिन बहुत बुरी तरह से पाया गया 1 जुलाई को। परंतु सडन की गहन अवस्था की वजह से वे न तो मृत्यु की तारीख और न ही मृत्यु का कारण निश्चित कर पाए। केली की मां जॉन वर्कमैन को विश्वास है कि वे जानते हैं केली की मौत कब हुई थी। उसने उल्लेख किया कि 1 जुलाई की सुबह 3:30 बजे अपनी बेटी की गुमशुदगी की सूचना देने के पश्चात, जब वह लिविंग रूम में सोफे पर विचार कर रही थी और केली के लिए परिवार और संगियों के साथ चिंतित थी, तो उसे अचानक सीने में बेचैनी और पीड़ा महसूस हुई। वो बताती हैं कि उसने मन ही मन कहा, उद्धरण, केली टिकी रहो, बस टिकी रहो। लेकिन फिर वह कहती हैं वह भावना चली गई, जिससे वह खुद को अंदर से मृत महसूस करने लगी। केली का शरीर डॉगवुड कब्रिस्तान में दफनाया गया, जिसे उसने इतने प्यार से बनाए रखा था। केली के माता पिता ने डगलस काउंटी शेरिफ के विभाग के प्रति निराशा जताई, यह महसूस करते हुए कि अगर पुलिस ने शुरुआत से ही मामले को उसकी गंभीरता के साथ निपटाया होता तो शायद केली को बचाने का मौका होता। उनका गुस्सा कुछ हद तक पुलिस की उस असफलता से पैदा हुआ जिसमें उन्होंने केली की 1966 ओल्ड्समोबाइल कटलस को उंगलियों के निशान के लिए धूल नहीं चटाई। इसके अलावा उन्होंने निराशा व्यक्त की कि एक चिल्लाती महिला की रिपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां पहली रात की अराजकता के बीच अनदेखी की गई। कुछ महीनों बाद केली की मां ने सीखा कि केली के अपहरण के 4 दिन बाद एक गुमनाम कॉलर ने उनके घर को फ़ोन किया। अपहरण की दोपहर को वर्कमैन निवास पर किसी के देखे जाने के बारे में एक और परिवार के सदस्य को संदेश छोड़ा। आश्चर्यजनक रूप से रंग रोगन ने जांच में शामिल किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क नहीं किया। जोन का मानना है कि उनकी बेटी अपने अपहरणकर्ता या अपहरणकर्ताओं को जानती होगी। $10,000 का इनाम दिया गया था। पुलिस ने वर्षों में कई संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन किसी पर भी आरोप नहीं लगाया गया। केली की हत्या में 2 संदिग्ध थे जिनसे बार बार पूछताछ की गई। ड्वाइट और बॉबी बैंक्स। ड्वाइट और बॉबी बैंक्स 2 भाई थे जिन्हें 1990 में एक मिसौरी हाईवे पेट्रोल ऑफिसर ने केली के गायब होने की रात को पिकअप ट्रक में हाईवे पर जाते हुए रोका था। शुरुआत में उन्हें केली की हत्या के संदेह में क्यों रखा गया था, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस ने ड्वाइट बैंक्स से हत्या के संबंध में पॉलीग्राफ टेस्ट लेने के लिए कहा और उसने इसे लेने के लिए सहमति व्यक्त की। बताया गया है कि उसने कुछ साल बाद इस टेस्ट को पास किया। ड्वाइट के कथित रूप से कई लोगों को यह स्वीकार करने के बाद कि उसने केली की हत्या की है, 1995 के एक स्प्रिंगफील्ड न्यूज़ लीडर के लेख में बताया गया था कि ड्वाइट ने केली की हत्या करने की बात कई बार स्वीकार की। हालांकि बाद में उसने कहा कि ये कबूलनामे व्यंग्य में किए गए थे, उस समय उसके शराब के प्रभाव में होने की बात को मानते हुए। ड्वाइट ने स्वीकार किया कि उसने और बॉबी ने केली को अपहरण होने से कुछ ही घंटे पहले देखा था जब वह काम कर रही थी, लेकिन उसने कहा कि उसने उसकी हत्या नहीं की। ड्वाइट बैंक्स ने यह भी कहा कि उसके भाई बॉबी भी निर्दोष हैं। केली के गायब होने के समय ड्वाइट बैंक्स ने न्यूज़ लीडर को बताया था कि वे अपने घर पर तली हुई चिकन खा रहे थे। हालांकि न्यूज़ लीडर अखबार ने यह भी बताया कि अधिकारियों को बताया गया है कि ड्वाइट बैंक्स 1990 की पॉलीग्राफ परीक्षा से पहले ड्रग्स ले सकते थे, जिसे उसने पास किया था। बाद में ड्वाइट के भाई बॉबी ने अपनी एक पूर्व प्रेमिका से कहा उस रात के लिए उसके लिए अलीबी प्रदान करने के लिए, जिसे उसने बाद में पुलिस को सूचना दी। बताया गया है कि बॉबी बैंक्स ने पॉलीग्राफ टेस्ट फेल कर दिया, जिसे ड्वाइट बैंक्स ने अपने भाई की कमज़ोर भावनाओं का कारण बताया। 9 साल बाद मिसौरी हाईवे पेट्रोल क्राइम लैब ने 2 पुरुषों के लिए एक वारंट जारी किया, जिनमें से एक ड्वाइट था, जिसमें केली की हत्या से संबंधित उसे जोड़ने वाले कथित DNA साक्ष्य की मांग की गई थी। हालांकि इस परीक्षण से कुछ भी परिणाम नहीं आया।
24 फरवरी 2024 को प्राधिकारियों ने एक समाचार सम्मेलन में कहा कि 3 पुरुषों को पहली डिग्री की हत्या के आरोप में गिरफ्तार और आरोपित किया गया है। साथ ही जबरन रेप और पहली डिग्री के अपहरण के आरोप भी हैं। इन 3 पुरुषों की पहचान विली बेल्ट और प्रारंभिक संदिग्धों भाइयों ड्वाइट बैंक्स और बॉबी बैंक्स के रूप में की गई है। जांचकर्ताओं का कहना है कि मामले का पूरी तरह से खुलासा एक चश्मदीद की वजह से हुआ है, जो समुदाय में बहादुर था और आगे आकर उन्हें जूरी के सामने मामले को लेने के लिए ज़रूरी सबूत देने में सहायता की। उनकी गिरफ्तारी के समय सभी 3 पुरुष 60 की उम्र के मध्य में थे। वर्तमान में बैंक्स भाइयों के साथ बेल्ट को अव्वा में डगलस काउंटी जेल में रखा जा रहा है। प्रत्येक पर $250,000 नकद बंधन पर